सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम कृति का भाग 1 में आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इसी जल प्रलय में नामक पाठ पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु है एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इन्होंने 1954 में मेलांचल उपन्यास लिखा है और इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा उपन्यास है, मैंने भी पढ़ा है। आपको भी मौका मिले तो आपको भी पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचनाओं में मेलांचल के अलावा प्रतिपरी कथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय आदि उपन्यास हैं। इनके अच्छे आंचलिक उपन्यासकार हैं और ये नेपाली क्रांति के अग्रदूत भी रहे हैं। इसी जल प्रलय में आज हम पाठ पढ़ेंगे। इसी जल प्रलय में जल प्रलय से आशय है भयंकर बाढ़। क्या अर्थ है? जल प्रलय से क्या मतलब है? भयंकर बाढ़। जब जमीन पर पानी की अधिकता हो जाती है तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे पानी का बहाव बहुत तेज गति से होता है और सब कुछ डूबने लगता है। नदी का बढ़ता पानी घरों में घुस जाता है और प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसे प्रलय कहने को हम पूरी तरह से सही मानते हैं, क्योंकि लोगों के सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब इस पाठ के बारे में थोड़ा सा हम शुरू में दिया है। इसी जल प्रलय में रणजल धनजल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। रिपोर्टाज है अंग्रेजी के रिपोर्ट से बना है, जिस एक विधा है जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो ये रिपोर्टाज भी एक विधा है जिसका एक सुंदर उदाहरण है। कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की घटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया गया है। कब का वर्णन किया है? 1975 की पटना की, कहाँ की? पटना, बिहार की राजधानी पटना की प्रलयंकारी यानी प्रलय की स्थिति होने वाली हो, बाढ़ का अत्यंत रोचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। भुक्तभोगी यानी खुद भोगना, महसूस करना, जीना, भोगना। उस कठिन आपदा के समय, आपदा यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ये इनको हम आपदा बोलते हैं। आपदा के समय की मानवीय विवश हो जाता, आदमी कुछ नहीं कर पाता। मानवीय व्यवस्था और यातना यानी जो पीड़ा आदमी भोगता है, यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। ये घटना कब की है? 1975 की। और कहाँ की है ये? 1975 की है। और पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का इसमें अत्यंत रोमांचित वर्णन किया है। उन्होंने रणजल धनजल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। रणजल धनजल है, इसका फणीश्वर नाथ रेणु का ही है और इसमें पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का वर्णन किया है और उसे किसने संपादित किया है? जाबिर हुसैन ने। और किस पत्रिका में छापा है? साक्ष्य पत्रिका में। किस नाम से? नदियों की आग विशेषांक से इस जल प्रलय में शीर्षक को संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। तो पहला प्रश्न, इस जल प्रलय पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसको पाठ को हम देखते हैं। मेरा गांव, यानी इसमें लेखक वर्णन कर रहा है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम
पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी शरण लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? हर साल, प्रत्येक वर्ष पश्चिम में, पूरब और दक्षिण की कोसी, कोसी नदी है बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। कहाँ लेते हैं? मेरे गांव के इलाके में। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है, फणीश्वरनाथ रेणु। सावन भादों में, यानी श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना, सावन भादों में ट्रेनों की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती यानी जिसको हम खाली छोड़ देते हैं, जिस पे जमीन पे कुछ नहीं उगता है, कुछ नहीं उगाया जाता, वह जमीन जो जोई बोती न जाती हो, जिसकी जुताई नहीं होती हो, बिजाई नहीं होती, उसे परती भूमि कहते हैं। पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका, विभीषिका यानी भयंकरता, विभीषिका भयंकरता का अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग किसकी विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं? बाढ़ की विभीषिका का। और बाढ़ कहाँ? जहाँ चारों तरफ पानी पानी आ जाता है। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, प्रति क्षेत्र कैसा होता है? जहां जमीन की जुताई बिजाई नहीं होती है। मैं जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह, गांव के लोग कैसे हैं? वो तैरना नहीं जानते। लेखक के गांव के लोग अधिकांश कैसे हैं? तैरना नहीं जानते। लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। देखो, रिलीफ वर्कर, हमें भी कोरोना महामारी में लोगों को कैसे बॉय स्काउट, स्वयंसेवक की तरह, रिलीफ वर्कर की तरह हमें लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। रिलीफ वर्कर कौन है? जो सहायता पहुंचाने वाले की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। कौन? लेखक। बाढ़ पीड़ित कहाँ? बिहार में। बिहार में क्यों? क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ आदि ये नदियाँ हैं, इनके कारण बाढ़ आती रहती है। तो लेखक इसी क्षेत्र में काम करता रहा है। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में, धर्मयुग एक पत्रिका है, कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। हाई स्कूल यानी 12वीं कक्षा। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। किस पे लेख लिखा? बाढ़ पर। लेख किस पे लिखा? बाढ़ पर। किसने लिखा? फणीश्वरनाथ रेणु ने। प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग कथा दशक के अंतर्गत, धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत, धर्मयुग पत्रिका है, इसमें कथा दशक के नाम से इन्होंने लिखा है, के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के रूप में प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1997 में। जय गंगा कब लिखी गई? जय गंगा 1997। दायन 1900, जय गंगा 1947, सॉरी, ये जय गंगा 1947 में लिखी गई। और डायन कोसी ये कब लिखी गई? 1948 में। डायन कोसी। और हड्डियों का पुल, हड्डियों का पुल, ये भी 1948 में लिखे। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा, ये क्या है? रिपोर्टाज हैं, रिपोर्टाज हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। एक तो अभी हमने चर्चा की थी, रिपोर्टाज क्या है? विधा है, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध,
यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो ये भी एक रिपोर्टाज भी क्या है, एक विधा है। और ये विधाएं किसकी हैं, रिपोर्टाज किसकी हैं? जयगंगा 1947 में, डायन कोसी। ये देखो डायन की संज्ञा दी गई, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये 1948 में लिखा गया। हड्डियों का फूल, ये कब लिखा गया? 1948 में लिखा गया है। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। ये देखिए, इसमें ये लोग पलायन कर रहे हैं बाढ़ के चक्कर में। बाढ़ का पहले ही लोग लाउड स्पीकरों से अनाउंस हो रहा है, और प्रशासन है जो क्या है, घूम घूम के सूचना दे रहा है। तो ये लोग पलायन कर रहे हैं अपने घरों से, इस चित्र में दिखाया गया है। लेखक कह रहा है, मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक ने क्या क्या अपने जो उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? मेलांचल है, प्रतिकृत है, धीप तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय आदि कई अनेक उपन्यास हैं इनके लेखक के। तो इसमें बाढ़ की विनाश लीलाओं का, विनाश यानी नष्ट भ्रष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए। जब लेखक गांव में रह रहा है, गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। किसको? लेखक को। वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। ये कब की घटना है? 1967 की घटना है। और इसमें राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्से, इसमें क्या क्या घुस गया है? इनमें पानी घुस गया। ये घटना कब की है? 1967 की। और कहाँ की है? पटना शहर की है 1967 में। और ये जगहों के नाम है राजेंद्र नगर, कंकड़बाग है, और निचले हिस्से हैं। 1967 में हुआ, जब 18 घंटे बारिश, कितनी देर हुई? 18 घंटे बारिश हुई। 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। भोगना यानी जीना, स्वीकार करना। उस समय लेखक महसूस कर रहा है, भोग रहा है, शहरी आदमी की हैसियत से। लेखक किसकी हैसियत से बाढ़ को भोग रहा है? शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। पटना का पश्चिमी इलाका कहाँ तक डूब गया? छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पानी, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। पटना के पश्चिमी इलाकों में जब छाती भर पानी डूब गया, तो लेखक घर में क्या जमा कर बैठ गया? एक तो ईंधन, दूसरा आलू, तीसरा मोमबत्ती, दियासलाई। दियासलाई क्या होती है? माचिस होती है। दियासलाई, पीने का पानी। पीने का पानी इसलिए क्योंकि बाढ़ का पानी तो खराब हो जाता है, मिट्टी होती है उसमें, मिट्टी, धूल,
सब कुछ गंदगी होती है तो पी नहीं सकते, इसलिए पीने का पानी अलग से रखा जाता है। पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा करके बैठ गए। कब? पटना में। कब की घटना है? 1967 की। और कितने घंटे बारिश हुई है? 18 घंटे लगातार बरसात हुई है। और पटना के का पश्चिमी भाग में छाती भर पानी आ गया है, डूब गया है। तो लेखक ने क्या क्या घर में जमा किया? ईंधन। क्या किया? ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। किसकी? बाढ़ के पानी की। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित होना यानी जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जल में डूब गया हो। प्लावित होना, डूबना, पानी से सरोबार हो जाना। तो सुबह क्या सुना? राजभवन यानी जहाँ राज्यपाल रहते हैं और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, डूब गए हैं। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिरा है। सुबह क्या सूचना मिली? राजभवन और मुख्यमंत्री निवास ये डूब गए हैं। और दोपहर को क्या सूचना मिली कि गोलघर पानी से घिर गया है। जानो गोलघर डूबे गेछे, यानी लोकल भाषा में कहा जा रहा है, स्थानीय भाषा में कहा जा रहा है। तो सुबह क्या सूचना मिली थी? राजभवन यानी जिसमें राज्यपाल रहते हैं और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए हैं यानी डूब गए हैं। दोपहर को क्या सूचना मिली? गोलघर चारों तरफ से पानी से घिर गया है। फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ। ये कब की घटना है? 1967 की। कहाँ की है? पटना शहर की। और पानी कहाँ आ गया? राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग। कितनी देर तक बरसात हो? लगातार 18 घंटे बारिश हो रही है। पटना का पश्चिमी भाग वो छाती भर पानी में डूब गया है। तो लेखक ने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां क्या है अपने पास जमा करके बैठ गए। और गोलघर जल से घिर गया है यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली। जानो गोलघर डूबे गे छे। जानो गोलघर डूबे गे छे। ये सूचना किस में मिली? बांग्ला भाषा में। किसे? लाउड स्पीकरों से। यह सूचना इस वाक्य में मिली थी। जानो गोलघर डूबे गे छे, यानी गोलघर डूब गया है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तैयार हुआ तथा शहर का हाल मालूम करने निकले तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। जब लेखक है जो 5 बजे कॉफी हाउस जाने के लिए तैयार हुआ तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए। क्यों गया था वो? कॉफी पीने के लिए और शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर क्या कहा? अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। अबले यानी बहुत ज़्यादा पानी आ गया होगा। ये रिक्शे वाला क्या है? अनुमान लगा रहा है। लेखक क्या कर रहा है? कॉफ़ी पीने के लिए और शहर का हाल मालूम करने के लिए रिक्शे पर सवार होकर जाता है। तो रिक्शे वाला क्या कहता है? अब कहाँ जाइएगा, यानी अब क्या करोगे जाके, कहाँ जाओगे? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए।
लेखक को क्या वो थी, जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। हम का मतलब है लेखक या उसका साथी भी होगा। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। नई कविता के 1954 की बात है। 1954 1954 की बात नहीं, 1967 की बात है, लेकिन ये नई कविता है। 1954 में आई थी ये नई कविता। नई कविता के एक विशेषज्ञ हैं कौन? व्याख्याता आचार्य कवि मेरे मित्र थे। व्याख्याता आचार्य जो लेखक के मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनवरत यानी निरंतर, लगातार, अनर्गल, अनर्गल यानी बेतुकी, विचारहीन, मनमानी, अनगढ़ यानी बेडोल, टेढ़ी मेढ़ी, गद्य में स्वागोत्तक, स्वा स्वगोतोक्ति, स्वगतोक्ति, स्वगतोक्ति यानी अपने आप में कुछ बोलना, स्वगतोक्ति, स्वगतोक्ति यानी खुद की, स्व यानी अपना, स्वगत यानी खुद की, उक्ति, स्वगत खुद की उक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं, धन्य हैं। उनके साथ कौन है? कॉफ़ी हाउस। जब लेखक जाने लगे तो लेखक के मित्र हैं कौन है? एक विशेष नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य मेरे मित्र हैं। किसके साथ हैं? फणीश्वरनाथ रेणु के साथ हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, 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 ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, इन पे लोग सवार होके और पैदल भी। किस किस पे? मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, और पैदल भी लोग कहाँ जा रहे हैं? पानी देखने जा रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं? पानी देखने। किस किस पे? मोटर पे, स्कूटर पे, ट्रैक्टर पे, मोटरसाइकिल पे, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं? पानी देखने। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, और कुछ लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आ गया। जो लोग पानी देखने जा रहे हैं और पानी देखकर लौट रहे हैं, देखने वालों के आंखों में और जुबान पर, जब जुबान पे एक ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का क्या अर्थ है? जानने की इच्छा। क्या जिज्ञासा है? पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। कहाँ पे आ गया? फ्रेजर रोड पे। पानी कहाँ तक आ गया? फ्रेजर रोड है। फ्रेजर रोड कोई नाम है, फ्रेजर रोड तक पानी आ गया है। पार्क फ्रेजर रोड पर आ गया। आ गया क्या? पार कर गया। कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। कौन कौन से एरिया हैं? एक तो श्री कृष्णापुरी, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कॉलोनी है ये, कॉलोनी, और बोरिंग रोड, बोरिंग रोड, बोरिंग रोड है। इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ पता नहीं है, यानी ये श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये क्या है? डूब चुके हैं, इनका कहीं पता नहीं है।
इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। भट्टाचार्य रोड है, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। डुबाव पानी विमेंस कॉलेज, इन लड़कियों की जो कॉलेज है उसके पास क्या है, डूबने तक का पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया, यही आवाज़ आ रही है। कहाँ पे? जो भट्टाचार्य रोड है वहाँ पर कितना पानी है? छाती भर पानी है। और विमेंस कॉलेज के पास कितना पानी है? डुबाव का पानी है। भट्टाचार्य रोड पर छाती भर पानी और विमेंस रोड पे डुबाव का पानी, डूबने योग्य पानी, जिसपे हम आदमी डूब जाएं। तो वहाँ क्या आवाज़ आ रही है? सिर्फ एक ही बात है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, अब देखिए लेखक यहाँ कहाँ जा रहे थे? रिक्शे वाले जब 5 बजे कॉफ़ी हाउस जाने को के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले, तो रिक्शे वाले ने हंसकर क्या कहा था? अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अब ले पानी आ गया होगा। तो लेखक ने क्या कहा था? चलो पानी कैसे घुसता है वही देखते हैं। और लेखक चले जाते हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। लेखक जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचा तो क्या कर दिया गया था? कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोर की शक्ल में गेरुआ झाग फैन, गेरुआ यानी मटमेला टाइप का होता है वो, गेरुआ झाग फैन, झाग यानी सफ़ेद फैन होता है, उसमें थोड़ा मिट्टी का कलर मिल जाता है, मटमेला हो जाता है वो। फैन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। क्या आ रहा था? वो जो पानी है, गेरुआ झाग फैन, वो आ रहा था। तो लेखक ने क्या कहा उसे? मृत्यु का क्या कहा? मृत्यु का तरल दूत। देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल किसे कहते हैं? तरल एकदम लिक्विड होता है, और तरल जैसे पानी तरल है, तेल तरल है, घी तरल है, ये सब क्या है? तरल है। दूध तरल है, दही तरल है, जो बह के चले, थोड़ा बर्तन में, जिस बर्तन में डालें उसी की शक्ल का हो जाए, उसे तरल कहा जाता है। तो वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल दूत। लेखक ने यहाँ मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? ये प्रश्न मोस्ट भी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एक मोटी रस्सी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझे पानी, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न आ जाए यहाँ से, लेखक ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? एक किनारे, सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने देखा। आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल दूत। लेखक ने बाढ़ के पानी को, गेरुआ झाग में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा, उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है, क्योंकि उससे आदमी बह जाए, मृत्यु हो जाए, डूब जाए, बह के चला जाए, इसलिए मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, और बरबस यानी अनायास ही, अचानक ही जुड़ गए, और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से अस्फुट, अस्फुट यानी अस्पष्ट शब्द निकले, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। आतंक के मारे, किसके आतंक के मारे? मृत्यु का तरल दूत। और मृत्यु का तरल दूत कौन है? घेरवा झाग फैन से उलझा हुआ पानी, पानी जो तेजी से सरकता आ रहा, उसे मृत्यु का तरल दूत लेखक ने कहा है। तो उसकी तरफ लेखक के बरबस ही हाथ जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह में, यानी लेखक के मुंह में अस्फुट यानी अस्पष्ट शब्द निकले। क्या निकले? हाँ मैं बहुत कायर हूँ और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। रिक्शे वाला बहादुर है और क्या कहता है वो? चलिए ना थोड़ा और आगे। और लेखक क्या है? बहुत कायर है और डरपोक है। ठीक है।
तो जब जैसे ही रिक्शे वाला आगे बढ़ता है तो भीड़ उसे क्या कहती है कि ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, अनुनय भरे स्वर में यानी रिक्वेस्ट के रूप में, अनुनय अनुनय विनय यानी हाथ जोड़ के निवेदन के हिसाब से अनुनय भरे स्वर में कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पानी बहुत तेज गति से आ रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। नमस्कार।